हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजे ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ पर मेरा इंट्रो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है। आपका जो सिटी इंटीमेशन है ये सब आ चुका है, कौन से फेज में आपका एग्ज़ाम है ये सब भी आपको पता चल चुका होगा। परीक्षा में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। ऐसे में आपको जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है उसका रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, उसका रिवीजन आपको करना है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डेली आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसकी एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें आपको 30 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सारे 30 प्लस क्वेश्चन जो भी होते हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जो कुछ फिक्स सेक्शंस होते हैं उनमें यही बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो यही इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा होने वाली है उसमें आपके 3 सेक्शंस आने हैं, जिसमें कि जीएस, मैथ और रीजनिंग, यही 3 सेक्शंस आने हैं। जीएस, मैथ और रीजनिंग। जीएस आपका 40 नंबर का आना है, मैथ आपका 30 नंबर का और रीजनिंग भी 30 नंबर का। तो इसमें आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना है। ये 60 में से आपको 55 नंबर गेन करने ही करने हैं, ठीक है। और इस 40 में से अगर आप 50% भी गेन कर लेते हैं, यानी कि 20 नंबर भी ले आते हैं, तब भी आपका 75 नंबर आ जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये और भी बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको आराम से प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो भी प्री की स्ट्रेटजी है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग अपना स्ट्रॉन्ग करना है। और जीएस के जो कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, पॉलिटी, इन सबको जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व करके जाना है। इतने में ही आपका प्री निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी चिंता की बात नहीं है। जो पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप डिटेल्ड एनालिसिस उनकी करिए, उनको देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लूसेंट बुक ही इसमें एकदम मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। इससे ज़्यादा इसका लेवल नहीं होता है आरआरबी एनटीपीसी का। उतने में ही है आपका जो काम निकल जाएगा, जो आपको प्री क्वालिफाई करना। बाकी मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी अपनाएंगे हम लोग, उसके बारे में मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो जो स्टैटिक जीके का मैं सीरीज चला रहा हूँ, पिछले वीडियो में हमने स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट्स देखे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ पुस्तकें भी कराई थी, पुरस्कार और सम्मान भी करा दिए थे, ठीक है। बाद यंत्र, बाधक, ये सब भी कुछ क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आज हम लोग स्टैटिक जीके में ही कुछ पुस्तकें जो बची हैं, शेष हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा जो संगीत है उसके बारे में देखेंगे। नृत्य है, कौन से जो नृत्यांगनाएं हैं या कौन कौन से लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो संस्कृति है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में स्टैटिक जीके से रिलेटेड, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं, आज हम लोग देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न वही पुस्तक वाला जो बचा है, वो 2 क्वेश्चन है पहले शुरुआत के, उनको देख लेते हैं। तो प्रश्न है, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, अब्दुल कलाम, सैम पित्रोदा, नंदन नीलेकणी और अजीम प्रेमजी। तो ये जो ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये जो आत्मकथा है या ऑटोबायोग्राफी है, ये सैम पित्रोदा की है। किसकी है? सैम पित्रोदा की है। तो आप इनके बारे में अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, सैम पित्रोदा एक टेलीकॉम इंजीनियर हैं। कौन है? टेलीकॉम इंजीनियर हैं। और ये राजीव गांधी के एडवाइज़र रहे हैं। कौन है? कौन रहे हैं? राजीव गांधी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके ये एडवाइज़र थे, ठीक है। और सैम पित्रोदा को ही भारत में कंप्यूटर और संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर और संचार क्रांति का जनक। कंप्यूटर कॉमा संचार क्रांति का जनक। कंप्यूटर और संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सैम पित्रोदा को, ठीक है। राजीव गांधी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके समय में ही जो भारत में संचार क्रांति या कंप्यूटर का जो चलन आरंभ हुआ था, तो इन्हीं के समय में हुआ था। तो ये एडवाइज़र थे, सलाहकार थे राजीव गांधी जी के।
उन्हीं की ये एक आत्मकथा है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। और अगर इनका व्यक्तित्व के बारे में आप पहले से जानते रहे होंगे सैम पित्रोदा के बारे में, तो इनकी आत्मकथा ये किसकी है इसको लिंक करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए टू कनेक्ट इंडिया, तो कनेक्ट इंडिया मतलब टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना है, तो टेक्नोलॉजी से संबंधित कौन है, ये आपके सैम पित्रोदा। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन लगाने में सक्षम हो जाते अगर आपको सैम पित्रोदा के बारे में पता होता तो। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब था सैम पित्रोदा था। और बाकी जो आपके बचे हुए ऑप्शन हैं जैसे कि आपका अब्दुल कलाम, इनकी 3 पुस्तकें मैंने पहले ही आपको बता दी हैं। एक आपको इंडिया 2020 याद रखना है, इंडिया 2020 याद रखना है, इग्नाइटेड माइंड्स याद रखना है, इग्नाइटेड माइंड्स याद रखना है। ठीक है, और अग्नि की उड़ान, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अग्नि की उड़ान, तो ये भी आपको याद रखना है। ये 3 किताबें अब्दुल कलाम जी की हैं, सैम पित्रोदा के बारे में बता ही दिया है। और जो अजीम प्रेम जी हैं, ये मैं आपको पता होगा ये विप्रो के चेयरमैन हैं या विप्रो के संस्थापक हैं, विप्रो के संस्थापक हैं अजीम प्रेम जी। ये आपको जो नंदन नीलकणी हैं, ये नंदन नीलकणी, ये आपके कौन हैं, तो ये इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। कौन है, इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, सह संस्थापक। ठीक है, सह संस्थापक हैं, इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, क्योंकि इन्फोसिस की के जो मूल संस्थापक हैं वो क्या हैं, नारायण मूर्ति, इनका नाम सुना होगा आपने नारायण मूर्ति का। तो उन्हीं के साथ में इन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की थी। और बाद में जो नंदन नीलेकणी जो है इन्फोसिस के सीईओ भी रह चुके हैं, और नंदन नीलेकणी आपका UIDAI इसके भी अध्यक्ष रहे हैं। UIDAI क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये भी बातें आपको नंदन नीलेकणी के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं ये नंदन नीलेकणी, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो जो ड्रीमिंग बिग था इसका आंसर क्या निकल के आया, सैम पित्रोदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, R.K. नारायणन या R.K. नारायण की निम्न में से किस पुस्तक के लेखक नहीं है। ठीक, तो R.K. नारायण कौन सी पुस्तक के लेखक नहीं है, पहला ऑप्शन द बैचलर ऑफ आर्ट्स, दूसरा टू लिव्स एंड द बर्ड, तीसरा वेटिंग फॉर द महात्मा, और चौथा द इंग्लिश टीचर। तो ध्यान देंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वेटिंग फॉर महात्मा और द इंग्लिश टीचर, ये तीनों पुस्तकें R.K. नारायण की लिखी हुई हैं। लेकिन ये जो टू लिव्स एंड ए बर्ड है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास है। ठीक है, मुल्क राज आनंद इनका नाम है, मुल्क राज आनंद इनका उपन्यास है। ठीक, तो ये R.K. नारायण की पुस्तक नहीं है। इसके अलावा R.K. नारायण की एक और पुस्तक आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, मालगुडी डेज। क्या पूछी जाती है, मालगुडी डेज, ये भी R.K. नारायण की कहानियों का संग्रह है। ठीक, तो मालगुडी डेज भी याद रखना है। बाकी ये 3 किताबें यहाँ पर हैं, और टू लिव्स इन ए बर्ड मुल्क राज आनंद का उपन्यास है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये आपको पता होगा, कथकली कहाँ का नृत्य है, तो ये केरल का नृत्य है। ध्यान देंगे, जो कथकली है ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, इसके अलावा आपको केरल के और नृत्य भी पूछे जाते हैं, जैसे कि मोहिनी अट्टम, ये भी मोहिनी अट्टम ये केरल का नृत्य है। ठीक है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कृष्णाट्टम, ये भी आपका केरल का नृत्य है। तो कथकली, मोहिनी अट्टम, कृष्णाट्टम ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं और केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कर्नाटक है, कर्नाटक का लोक नृत्य आपको यक्षगान याद रखना है। क्या याद रखना है, यक्षगान, और एक करगा याद रखना है, करगा। ठीक है, और तमिलनाडु अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु का आपको भरतनाट्यम याद रखना है। क्या याद रखना है, भरतनाट्यम। ठीक है, तो ऐसे उड़ीसा में ओडिसी नृत्य फेमस है, तो उड़ीसा का ओडिसी नृत्य याद रखना है। तो इतने नृत्य हो गए हैं।
इसमें कथकली का संबंध किससे है? केरल से। तो जहाँ पे ध्यान देंगे, जहाँ पर भी अट्टम वर्ड लगा हो, ये जो अट्टम है बार बार आ रहा है, तो जो अट्टम है वो आपका केरल से संबंधित होता है। जो ज़्यादातर संभावना ऐसी होती है, जो भी अट्टम वर्ड है वो केरल से संबंधित है। तो जो मोहिनी अट्टम या कृष्णाट्टम, ये सब किसके हैं? केरल के नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था मोहिनी अट्टम के बारे में, तो मोहिनी अट्टम जो है ये लोक नृत्य नहीं है। ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो ये लोक नृत्य नहीं है। मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। ऐसे ही लावड़ी जो है ये मेरठ, ये आपका महाराष्ट्र का क्या है? लोक नृत्य है। लावड़ी क्या है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कालबेलिया जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान की एक जनजाति है, उनके द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है, तो ये राजस्थान में प्रचलित है। रौफ या कहीं कहीं इसको राउफ भी लिखा होता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मांच। ये जो मांच है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? इसमें 4 विकल्प हैं, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, असम। तो ये जो मांच है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी जो असम है, असम में एक बिहू लोक नृत्य है, ये मनाया जाता है, बिहू असम का है। और बाकी जो केरल के हैं मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है। तो इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की लोक नृत्य शैली नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प हैं, राउत नचा, छाऊ, कुचिपुड़ी और कालबेलिया। तो ध्यान देंगे, जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये आंध्र प्रदेश को मैं एपी लिख दे रहा हूँ, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ना कि लोक नृत्य है। ठीक, कालबेलिया आपको मैंने बता ही दिया, राजस्थान की जो जनजाति है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ये जो छाऊ है ये आपका बिहार और झारखंड में प्रचलित है, नृत्य लोक नृत्य ही है। और राउत नचा जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। ठीक, तो सारे आपको पता चल गए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए, कृष्णाट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? 4 विकल्प हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसमें मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक बताई थी, जहाँ पर भी अट्टम वर्ड दिख जाए तो आपको क्या लगाना है? केरल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और बाकी तमिलनाडु में तो भरतनाट्यम चलता है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी चलता है, कर्नाटक में यक्षगान चलता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नौटंकी। ये जो नौटंकी है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ध्यान देंगे, जो नौटंकी है आपका, ये आपका 4 विकल्प हैं, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा। ठीक, वैसे तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ये हरियाणा राज्य में भी मनाया जाता है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा नौटंकी हरियाणा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुद नृत्य। कुद या कूद भी लिखा होता है, यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कुद नृत्य या कूद नृत्य कहाँ का है? तो ये आपको 4 विकल्प दिए हैं, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और राजस्थान। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के नेता थे बहुत ज़्यादा कूदते थे, ऐसे आप याद रख लेंगे। यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो नेता थे, याद रखने के लिए, वो बहुत कूदते थे। ये तो अभी पता ही है आपको, आर्टिकल 370 जो आपका हट चुका है, तो धारा 370, तो नेता वहाँ के बहुत कूदते थे, तो उनका कूदना बंद हो गया है। तो जम्मू कश्मीर से कूद नृत्य आपको याद रखना है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का आपको ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कूद नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से जुड़ी हुई थी? तो इसके 4 विकल्प हैं, पट्टचित्र,
तंजौर चित्रकारी, भरतनाट्यम और मधुबनी चित्रकारी। तो ध्यान रखेंगे कि जो मृणालिनी साराभाई हैं इनका संबंध भरतनाट्यम से है, ठीक है। तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है। इसके अलावा जो आपका केरल में एक और नृत्य चलता है, ठीक है, कथकली, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो भरतनाट्यम के भी हैं ये मृणालिनी साराभाई, और कथकली, इन दोनों जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनका संबंध मृणालिनी साराभाई से है। बाकी मृणालिनी साराभाई के बारे में आपको बता दूं, ये विक्रम साराभाई, जो कि आपके विक्रम साराभाई का नाम आपने सुना होगा, जो कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा है उसका शुभारंभ इन्हीं ने किया था, विक्रम साराभाई ने। तो ये विक्रम साराभाई की वाइफ हैं। मृणालिनी साराभाई कौन है? विक्रम साराभाई की वाइफ हैं, ठीक। विक्रम साराभाई ने ही इसरो की स्थापना की थी। इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने 1969 में की थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके एक रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया कि विक्रम साराभाई कौन है? मृणालिनी साराभाई के हस्बैंड हैं, और मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली की नृत्यांगना रही हैं। ओके, तो ये इनकी मृत्यु हो गई थी, तो अभी ये जीवित नहीं है मृणालिनी साराभाई। ध्यान रखेंगे कि विक्रम साराभाई की वाइफ हैं ये। ओके, तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार, इसमें 4 विकल्प हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ध्यान देंगे, जो हॉर्नबिल त्योहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक। इसको कैसे आप याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हॉर्नबिल में बिल आ रहा है, ठीक, ये बिल आ रहा है ना। और बिल में कौन रहता है? तो सांप रहता है। सांप मतलब नाग, नाग रहता है। तो यही नाग से आप क्या बनाएंगे? नागालैंड। तो ये आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे विकल्प रहते हैं। तो नागालैंड कहाँ का? नागालैंड में ये हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ऐसे ही आपको ये याद रखने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो बिल से आप याद रख लेंगे, ठीक। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के ही हैं, प्रीवियस ईयर के। तो लोसांग महोत्सव, 4 विकल्प हैं, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नागालैंड। इसका जो सही विकल्प होगा सिक्किम। सिक्किम में आप लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। तो इसको कैसे आप एग्जाम में याद रखेंगे? तो लो सिक्का से आप याद रखेंगे। तो लो से हो जाएगा लोसांग महोत्सव, सिक्का से बना लेंगे सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम, ठीक। तो लो सिक्का से आपको याद रखना है कि लोसांग महोत्सव सिक्किम का है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, पान सिंह तोमर। तो पान सिंह तोमर में जो इरफान खान होता है वो अपने बच्चों को क्या देता है? लेमन जूस के लिए एक सिक्का देता है कि जाओ बच्चों, ये लो सिक्का और लेमन जूस लेके आओ, बहुत देर में आना, जल्दी मत दिखाई देना यहाँ पे। तो रोमांस का मूड रहता है उसका, इसी वजह से ऐसा कहता है। तो ये लो सिक्का से याद रखेंगे कि जो लोसांग महोत्सव है वो सिक्किम का है, ठीक। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रण उत्सव। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो इसके 4 विकल्प हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। ये जो रण है ना, इसको आप कैसे एग्जाम में याद रखेंगे? आपने कच्छ का रण सुना है? कच्छ का रण, कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में ही तो है। तो इस तरीके से आपको रण उत्सव याद रखना है। ये जो रण है या रन है, ये रन है या रण है, ये गुजरात का है, ठीक। तो रण उत्सव कहाँ का है? गुजरात का है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणगौर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? 4 विकल्प हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा गणगौर, ये राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। तो गणगौर में होता क्या है? तो गणगौर किसके द्वारा मनाया जाता है? राजस्थान की महिलाओं द्वारा ही मनाया जाता है। तो जो महिलाएं वहाँ पे, जो कुंवारी महिलाएं हैं,
कुंवारी महिलाएं उनको अपने सपनों का राजकुमार, ऐसे नहीं कहना चाहिए, यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो कुंवारी महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें जो कुंवारी महिलाएं हैं अपने लिए एक सुयोग्य वर चाहती हैं या जो मनोवांछित वर चाहती हैं, उसके लिए गणगौर जो है एक पार्वती जी का रूप है। क्या है? पार्वती जी का रूप है ये। पार्वती पार्वती जी का रूप है ये। तो पार्वती जी के रूप में इनकी पूजा करती हैं गणगौर माता की। और इसके अलावा शिव की पूजा होती है। तो शिव की और पार्वती जी की पूजा होती है, और यही पार्वती जी ही वहाँ पर गणगौर माता के रूप में प्रचलित हैं। तो ये पूजा क्यों की जाती है? तो जो कुंवारी महिलाएं हैं उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस तरीके का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान का एक प्रचलित त्यौहार है। ठीक, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में है? ठीक, 4 विकल्प हैं, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो अगर आपको नहीं भी पता है इसका आंसर, तो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस है, यहाँ पर देखिए जीसस वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक टाइप का चर्च होगा। और सबसे ज़्यादा चर्च जो है भारत में, कहाँ? गोवा में ही सबसे ज़्यादा जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा गोवा में ही हैं। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस का यूज करके भी इसमें गोवा आंसर टिक कर सकते थे। ठीक, तो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस कहाँ है? गोवा में इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक चर्च है, ठीक, प्रसिद्ध चर्च है, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है ये, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में स्थित मुरुड जंजीरा का किला चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? तो इसमें 4 विकल्प हैं, पानी, धान का खेत, बाग और पेड़। ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, जो मुरुड जंजीरा का किला है, ये पानी से घिरा हुआ है। जहाँ पर देखेंगे जो मुरुड है, ये महाराष्ट्र का एक गांव है। ठीक, महाराष्ट्र का एक गांव है मुरुड, जो कि अरब सागर से चारों तरफ घिरा हुआ है, अरब सागर से। ठीक, अरब सागर से घिरा है ये। तो अरब सागर से घिरा है, तो अरब सागर में क्या पानी ही होगा? तो पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ। मुरुड जंजीरा का किला महाराष्ट्र में है और अरब सागर से चारों तरफ घिरा हुआ है। ठीक, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है कि जो विश्व विरासत स्थल है और ऐतिहासिक अभयारण्य है माचू पिचू, माचू पिचू ये कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर वर्ल्ड वाला ये शुरू हो गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विश्व विरासत स्थल का मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये माचू पिचू कहाँ का है? तो 4 विकल्प हैं, पेरू, जापान, वियतनाम और चीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा? पेरू। तो माचू पिचू को आप माता पिता याद कर लीजिए, माता पिता ऐसे बना लीजिए, और माता पिता के पैर छुए जाते हैं, तो यहाँ से पेरू इसका सही आंसर लगा दीजिए। ठीक, तो माचू पिचू कहाँ है? पेरू में है ये ऐतिहासिक अभ्यारण्य। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो इसके 4 विकल्प हैं, सांस्कृतिक व्यवहारिकता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक स्वतंत्रता या सांस्कृतिक परस्पराधीनता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है? एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, तो उस संस्कृति के दृष्टिकोण में क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ठीक, तो किस वार्षिक मेले का हिस्सा है ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार? इसके 4 विकल्प हैं, उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला, पुष्कर मेला। ये सब राजस्थान का ही है, क्योंकि ऊंट सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होते हैं। तो ध्यान देंगे, जो पुष्कर मेला है राजस्थान के अजमेर के पास में ये होता है पुष्कर मेला। यहाँ पर ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार होता है। तो ऊँटों का व्यापार कहाँ होता है? पुष्कर मेले में होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ऊँटों का ही व्यापार होता है, यहाँ पर अन्य जानवरों का भी व्यापार होता है।
अब चूंकि ऊँटों की संख्या ज़्यादा होती है इसीलिए ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार इसको कहा जाता है। तो पुष्कर मेला राजस्थान में ऊँटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। डी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिग्मो क्या है। सिग्मो क्या है, चार विकल्प दिए हुए हैं। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है ये, या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, यह एक प्रकार की रंगोली है, या भगवान शिव के नामों में से एक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सिग्मो क्या है, गोवा का वसंत ऋतु का एक महोत्सव है। ठीक है, गोवा का वसंत ऋतु का एक महोत्सव है जिसका नाम क्या है, सिग्मो है। बाकी आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अगर आप पूछी जाए तो दोदा बेटा करके है, दोदा बेटा। ठीक, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। भगवान शिव के तो 108 नाम हैं और उन नामों में से बहुत सारे नाम आपको पता भी होंगे, जैसे विरूपाक्ष हो गया, शंभु हो गया, केदारनाथ हो गया। ये सभी नाम भगवान शिव के हैं। 108 नाम है तो ये शिव के नाम में भी नहीं है, रंगोली तो हो ही नहीं सकता। तो गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। ठीक है, सिग्मो क्या है, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। ठीक, नियोजित शहर है। नियोजित मतलब हर चीज एकदम परफेक्ट सही तरीके से वास्तु दिशा के हिसाब से, वास्तुकला के हिसाब से एकदम नियोजित है। तो ऐसा शहर कौन सा है आपको बताना है। चार विकल्प हैं, नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़ जो है ये वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर माना जाता है। और एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे कि जो चंडीगढ़ है इसके जो वास्तुकार हैं ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, आपके कार्बूजियर। कौन है, कार्बूजियर। ये चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। ओके, जैसे आपका नई दिल्ली का डिज़ाइन मैंने आपको पढ़ाया था, एडवर्ड लुटियंस। नई दिल्ली का मैंने पिछले वीडियो में बताया था किसने डिज़ाइन किया था, लुटियंस ने। तो ऐसे ही चंडीगढ़ का डिजाइनिंग किसने किया है, कार्बूजियर ने। ओके, अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है रिक्त स्थान। इसके बाद कुमायूं की पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्य में से एक है जो अक्सर शादियों और वसंत ऋतु में किया जाता है। तो इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं, करण, जोरा, रासलीला और छपेली। ठीक है, तो कुमायूं की पहाड़ियों का लोग जो रोमांटिक नृत्य है कौन सा है, तो है छपेली। छपेली जो नृत्य है ये कुमायूं की पहाड़ियों में शादियों में वसंत ऋतुओं में किया जाता है। ध्यान देंगे कि ये जो रोमांटिक नृत्य है जब इसमें महिलाओं का प्रसंग आ जाता है, महिलाओं का प्रसंग आ जाता है तब इसको छपेली कहा जाता है, महिलाओं का प्रसंग। और इस जो रोमांटिक नृत्य का एक जो खासियत है, विशेषता है, ये प्रेम प्रसंग वाला एक नृत्य है, प्रेम प्रसंग वाला है। रोमांटिक है तो मतलब प्रेम प्रसंग वाला ही होगा। ठीक, और इसका आयोजन कब होता है, तो वही शादियों में होता है, खेलों में होता है। तो शादियों में, खेलों में इसका आयोजन होता है। ठीक, तो छपेली नृत्य ध्यान रखेंगे कुमायूं की पहाड़ियों का एक रोमांटिक नृत्य है जो कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है और शादियों में, खेलों में इसका आयोजन किया जाता है। बाकी रासलीला आपको पता है, उत्तर प्रदेश में जो वृंदावन है वहाँ पर रासलीला होती है। झोरा भी उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ ये कहाँ स्थित है। तो इसके चार विकल्प दिए हुए हैं, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल और तिब्बत। तो ध्यान देंगे कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये आपका नेपाल में है। ठीक, नेपाल में काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे ये पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो ये भगवान शिव का सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिर है नेपाल का। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर ये नेपाल के काठमांडू से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और भगवान शिव के प्रति समर्पित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। चार विकल्प हैं, उगेन वांगचुक, ग्वांग नामग्याल, ग्वांग ग्याल्ट्सेन और जिंगमे वांगचुक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ग्वांग नामग्याल। ठीक, ये एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था।
ध्यान देंगे कि इसी के समय में जब बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था, जब बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था या बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, तो इनका जो नाम है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था। तो इनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था कहाँ? तिब्बत में। ठीक। तो भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत करने का काम किसने किया है? नामग्याल ने। तो नाम नाम क्या है? नामग्याल। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो जैन अवेस्ता है, ये जैन अवेस्ता है किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो जैन अवेस्ता किससे जुड़ा हुआ है? 4 विकल्प हैं, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध। तो ध्यान देंगे जैन अवेस्ता पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है और ये इनका पवित्र ग्रंथ भी है। ठीक, जैन अवेस्ता। बाकी जो सिख धर्म है इसका पवित्र ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो आदि ग्रंथ है। क्या है? आदि ग्रंथ, जिसकी स्थापना किसने की थी? अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। तो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ है। बाकी बौद्ध धर्म में अगर पवित्र ग्रंथ पूछा जाए तो त्रिपिटक, आपको पता होगा त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म का है। जैन धर्म में बहुत सारे पवित्र ग्रंथ हैं। ठीक। और पारसी धर्म का मैंने बता दिया है, जैन अवेस्ता। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो गुलाबी शहर या पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, जबलपुर या सोलापुर? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को। गुलाबी शहर का मतलब पिंक सिटी, पिंक सिटी। ऐसे ही आपको बताना है उदयपुर को क्या कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर को क्या कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये एग्जाम में आपके रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। दो जो आपके ज़िले हैं राजस्थान के, एक आपका उदयपुर है, एक राजस्थान का नहीं है, एक उत्तराखंड का है, नैनीताल। ये जो दो ज़िले हैं उदयपुर और नैनीताल, इन दोनों में 7 झीलें हैं। 7 झीलें हैं, इसमें भी 7 झीलें हैं, उदयपुर में भी और नैनीताल में भी। इसीलिए उदयपुर को और नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, दोनों शहरों को, उदयपुर और नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है। बाकी आपको जो जबलपुर है, ये जबलपुर, ये आपका जो धुआंधार प्रपात है या भेड़ा घाट, भेड़ा घाट का जो धुआंधार जलप्रपात है उसके लिए प्रसिद्ध है जबलपुर। आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार धानी कहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जबलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भेड़ा घाट नर्मदा नदी पे है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो पिंक सिटी था वो जयपुर इसका आंसर था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो 4 विकल्प हैं इसके सामने, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो आप लोग जानते ही होंगे सोमनाथ मंदिर कहाँ है। गुजरात का प्रसिद्ध मंदिर है। 1026 ईस्वी में जो महमूद गजनवी एक मुस्लिम शासक था, उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके इसकी संपत्ति लूट ली थी। तो महमूद गजनवी आपको याद रखना है, 1026 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था और इसकी संपत्ति लूट ली थी। ठीक है, बहुत सारे लोग भी इसमें मारे गए थे। तमिलनाडु के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, ये भी आपका तमिलनाडु में है, मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, जो महाबलेश्वर के मंदिर हैं, महाबलीपुरम के मंदिर हैं, ये भी आपके तमिलनाडु में हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये भी तमिलनाडु का प्रसिद्ध मंदिर है। तो मंदिर जितने भी हैं आपसे पूछे जाते हैं जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही 30 मंदिर जो है इम्पोर्टेंट हैं। इससे ज़्यादा ही होंगे लेकिन 30 जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। जो मंदिरों से संबंधित वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, राजस्थान का एक प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूरे भारत में कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान में पुष्कर में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान में भी है। बाकी सोमनाथ मंदिर आपको गुजरात में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस आपका
4 फरवरी को मनाया जाता है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये रहे आज आपके सामने 30 प्रश्न। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो क्रेजी एमजी ट्रिक्स को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दिया करिए। शेयर करने से क्या होगा, जो और भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम के हैं उनको थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा। बाकी और लोग भी अच्छा काम कर ही रहे हैं, मैं भी उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपना दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।